नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका जीके विद शैलेंद्र सर क्लास में। हम आपके लिए लाए हैं 10 महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के क्वेश्चन। महत्वपूर्ण तो ऐसे ही, साथ में ये बहुत फेमस भी है, नरेंद्र मोदी की गर्मा गर्म चाय की तरह। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो मित्रों इसका आंसर है रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से होता है। साथ ही इन्होंने कोशिका विभाजन की भी खोज की थी। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने कार्क कोशिका की खोज की थी, अर्थात मृत कोशिका की खोज की थी। तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर चला जाएगा एंटन वॉन ल्यूवेनहोक द्वारा। आपका दूसरा ऑप्शन है डीडुवे। इन्होंने लाइसोजाइम की खोज की थी, और लाइसोजाइम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पोटली है लाइसोजाइम, इसमें 24 प्रकार के पाचित एंजाइम पाए जाते हैं। अर्थात जब ये पोटली फट जाती है कोशिका के अंदर, तो कोशिका का पाचन कर जाते हैं वो एंजाइम। आपका अगला ऑप्शन 3 है स्लाइडेन व स्वान। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई प्रत्येक जीव कम से कम एक कोशिका का बना होगा, और ये सभी कोशिकाएं एक स्वायत्त ग्रुप के रूप में काम करेंगे, जिसका अर्थ होता है कि यूनिटी में काम करेंगे, जबकि उत्पत्ति में ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगी। और साथ ही कहा था कि भाई कोशिका को नियंत्रित करने वाला एक हीरो होगा। हीरो मतलब अभिकर्ता, जो कि होगा केंद्रक। आइए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का कहना है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अब साथ ही विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है जो बड़ा प्रचलित है, स्कर्वी रोग। ठीक है। अब जो आपका ऑप्शन नंबर ए है थायमिन, तो थायमिन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। अगला है आपका ऑप्शन 2 रेटिनोल, यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी और जीरोफिथोल्मिया। अगला आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम नपुंसकता है। साथ ही विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है। साथ ही एक क्वेश्चन और प्रचलित है कि विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने। ठीक है। अब ये रहेगा आपका अगला क्वेश्चन। तो मित्रों अगले क्वेश्चन का कहना है जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, न्यूटन के किस नियम का यहाँ उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति का तीसरा नियम, जो कहता था कि प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो पहला नियम क्या कहता है? यह कहता है कि भाई इस नियम से आपको बल की परिभाषा मिलती है। साथ ही इस नियम का दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, रहने की कोशिश करेगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल न लगा दिया जाए। ठीक। और ऑप्शन नंबर 2 है आपका गति का दूसरा नियम, इससे बल का सूत्र निगमित होता है। ठीक। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किस सिद्धांत के कारण? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। इस सिद्धांत में कहा गया था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। साथ ही इस प्रश्न का एक आंसर और बनता है कि भाई ये जो मुड़ी हुई छड़ दिखाई दे रही है, इसका एक दूसरा कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन 2 की बात करते हैं, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का जो नियम है गैस से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है। अगला है आपका ऑप्शन सी केपलर के नियम। तो केपलर साहब ने नियम दिए थे ग्रहों की गति से संबंधित। अगला ऑप्शन है अपना रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया है? तो इन्होंने परमाणु के नाभिक पर 20,000 अल्फा कणों की बौछार की थी,
जिसमें से 20,000 में से एक अल्फा का नेसा था जो कि लौट कर वापस उसी दिशा में आ रहा था जिस दिशा से जा रहा था। तो इन्होंने कहा था कि भाई परमाणु के केंद्र में कोई तो ऐसी धनात्मक शक्ति है जो पूरी तरह से प्रतिकर्षण दे रही है, और ये नाम नहीं दे पाए थे प्रोटॉन को, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली खोज इन्होंने की थी फिर। लेकिन अपना जो आंसर जाता है वो जाता है गोल्डस्टाइन द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। हाँ, कभी कभी ऑप्शन में वो ना रहे तो फिर रदरफोर्ड रहता है और वही अपना सही उत्तर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का कहना है किसका विसरण सबसे अधिक होता है और उसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा गैस। गैसों में संपीड़न का सर्वाधिक गुण पाया जाता है और इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, जैसे कि अपनी एलपीजी गैस जो आप घरों में यूज़ करते हैं। और पहला ऑप्शन है ठोस। ठोस में संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। और द्रव में संपीड़न का गुण पाया तो जाता है मगर गैसों की तुलना में कम। अगला चौथा ऑप्शन है गैस एवं द्रव दोनों। तो दोनों में पाया जाता है संपीड़न, लेकिन अपना आंसर था ज़्यादा किस में, तो आंसर अपना करेक्ट क्या होगा, गैस में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मटर के पौधों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जोड़े बोले तो गुणसूत्र पाए जाते हैं 7। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 जोड़े। लेकिन अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो आप कह देंगे कि भाई 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं। फिर अगला है अपना ऑप्शन नंबर 3, 23 जोड़े। तो 23 जोड़े तो हम सब जानते हैं कि भाई 23 जोड़े गुणसूत्र मानव में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और मानव में जो पाए जाने वाले 23वीं जोड़ी है गुणसूत्रों की, वही लिंग का निर्धारण करती है, उनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। उसमें माता जी का कोई दोष नहीं होता है, लड़का पैदा हो या लड़की, पूर्णतः दोष पिताजी का ही होता है। ठीक है, और संख्या की बात करें तो संख्या कितनी पाई जाती है, 46। और जोड़ी बोले तो 23 मानव में गुणसूत्रों की संख्या। और इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर है 7 जोड़ा। अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर करते हैं। तो जो अगला प्रश्न है उसका कहना है भाई 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जगत वर्गीकरण दिया है अपने अर्नेस्ट हैक्ले ने। इसके तहत इन्होंने प्रोटिस्टा जगत का निर्माण किया था। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, कैरोलस लीनियस। तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, 2 जगत तंत्र का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत जंतु और पादपों को रखा था। फिर इसके बाद 3 जगत तंत्र का निर्माण अपने अर्नेस्ट हैक्ले ने किया था। तो इसमें जंतु और पादप पहले आ चुके थे, अब बारी थी प्रोटिस्टा की। इसके बाद में 4 जगत तंत्र का निर्माण किया था ऑप्शन नंबर 2 कोपलैंड साहब ने। इन्होंने मोनेरा को और जोड़ दिया था। अब 4 जगत हो चुके थे, जंतु, पादप, प्रोटिस्टा और मोनेरा। फिर आए अपने RH विटेकर वर्ष 1969 की घटना है, तब इन्होंने 5 जगत तंत्र का प्रतिपादन कर दिया, जिसके तहत इन्होंने नए जगत के रूप में मोनेरा को स्थान दिया, कवक को स्थान दिया। मोनेरा को तो कहाँ दे दिया गया था, कोपलैंड जी द्वारा। ठीक है, और अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्ष एवं झाड़ियों का। साथ ही बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 कवक। तो कवकों का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान, या अंग्रेजी में कहें तो माइकोलॉजी, जिसके जनक कौन है, तो माइकेली। अगला जो अपना ऑप्शन है मधुमक्खियों का, तो इसका अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर में। अगला ऑप्शन है अपना सपनों का अध्ययन ओनिरोलॉजी में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर करते हैं। तो अगले प्रश्न का कहना है कि रिक्त स्थान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। ऑप्शन 1 की बात करें लेक्टोमीटर, तो लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। और यहाँ एक अच्छी सी बात है कि दूध से संबंधित अधिकतर प्रश्नों का आंसर लेक्टो होता है। जैसे दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र तो हो जाएगा अपना लेक्टोमीटर, और दूध में पाई जाने वाली शर्करा हो जाएगी लैक्टोज, और साथ ही दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कैसीन प्रोटीन। ठीक है, अगला ऑप्शन है अपना स्पीडोमीटर। इसके द्वारा वाहनों की गति को मापा जाता है। अगला है अपना तीसरा ऑप्शन थर्मामीटर। तो थर्मामीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है। साथ ही थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है स्तर को मापने के लिए।
और अंतिम प्रश्न है हमारा 20वां, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। तो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम ही क्या करता है कि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे की पत्तियों में भोजन बनता है उसको पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दूसरा ऑप्शन है अपना जाइलम। जाइलम पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम और जाइलम दोनों ही जटिल स्थायी ऊतक हैं पादपों के। और पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक हैं पादपों के। साथ ही इनका एक मित्र और है स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों ही होते हैं, 3 प्रकार के सरल स्थायी ऊतक होते हैं पादपों में, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा।